Hello students, I Rachna Khanna, lecturer of economics, welcomes you all at my channel Learning with Viravi. Today I am going to start chapter 2 of Indian economic development, which is 5-year plans in India, its goals and achievement. Before starting this topic, let me first cover the bullet points. बुलेट पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनको पढ़ के आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द सब टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर इन दिस टॉपिक. जब भी आप अपने रजिस्टर में नोट्स बनाए, स्टार्टिंग में बुलेट्स पॉइंट्स को जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि ये रियली में बहुत हेल्पफुल होते हैं आपकी रिवीजन के टाइम पे. रिवीजन के टाइम पे अगर आपके ये पॉइंट्स कवर हो गए, दैट मीन्स यू आर थॉरो विद योर चैप्टर. These bullet points are economic planning, need for planning, directive and comprehensive planning, types of economies, long and short period goals, features of economic policy in 1991, success of planning and failures of planning. Start करते हैं हमारे सब टॉपिक. What is economic planning? वर्ड क्लियर है. प्लान करना अपनी इकोनॉमी के लिए इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी वो सिस्टम है दैट प्रोवाइड्स मींस टू यू टू अर्न योर लिविंग. इस इकोनॉमी के बारे में जब हम कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ प्लान्स, प्रोसीजर्स, कुछ प्रोग्राम्स लेआउट करते हैं, उसे कहते हैं हम इकोनॉमिक प्लानिंग. इट रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी. सेंट्रल अथॉरिटी मींस या तो स्टेट गवर्नमेंट या ऐसी कोई भी कमीशन जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई है. सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स अ सेट ऑफ टारगेट. हम पहले क्या करते हैं? टारगेट सेट करते हैं कि हमने कौन से टारगेट्स को अचीव करना है. जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो सेट करती है कि टारगेट्स टू बी अचीव, कौन से टारगेट को हमें अचीव करना है अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, एंड स्पेसिफाई अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. फिर उसके बाद वो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को भी स्पेसिफाई करती है कि कौन सी पॉलिसीज और प्रोग्राम के थ्रू इन टारगेट्स को अचीव किया जा सकता है. टू अचीव दोस टारगेट्स विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. टाइम पार्टीशन इज वेरी वेरी नेसेसरी कि कितने टाइम पीरियड के अंदर हम इस ऑब्जेक्टिव को, इस टारगेट को प्लान्स और पॉलिसीज के द्वारा अचीव कर सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग. ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर का भी हो सकता है, 5 ईयर का भी हो सकता है, 10 to 15 ईयर का भी हो सकता है. जैसे हमारे 5 ईयर प्लानिंग्स होते हैं, उसके अंदर हम 5 ईयर प्लान सेट करते हैं, 5 ईयर का पीरियड लेके चलते हैं टू अचीव आवर प्लान्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स. अब ये सेंट्रल अथॉरिटी जब इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंट की गई. वो सेंट्रल अथॉरिटी थी प्लानिंग कमीशन. गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को अपॉइंट किया टू सेट आउट दीज टारगेट्स एंड स्पेसिफाई अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए 5 ईयर प्लान्स का प्रोग्राम स्टार्ट किया. प्लानिंग कमीशन सेट हुई. बट जब प्लानिंग कमीशन सेट हुई 1950 में, इट वॉज सेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर मेहलोनोबिस. इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में समझ लो. इट वॉज सेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ. प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन प्रोफेसर मेहलोनोबिस नहीं थे. जब ये सेट हुई, इट वॉज सेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ. दो तरह से क्वेश्चन आते हैं. हु वॉज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1950 के टाइम पे? क्या एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि प्लानिंग कमीशन वाज सेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश. तो अगर क्वेश्चन आता है इट वाज सेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर मेहलोनोबिस, बट प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन था? हमारे फर्स्ट चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का, वो हमेशा प्लानिंग कमीशन का ही चेयरमैन होता है. इस पॉइंट को माइंड में सेट करें ना. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से ही आप लोग आंसर देंगे. प्लान 1950 में प्लानिंग कमीशन सेट हो गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर मेहलोनोबिस और फर्स्ट चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू. बट 2015 में ये जो प्लानिंग कमीशन चल रही थी, इतने सालों से जो इंडिपेंडेंस से प्लानिंग कमीशन चल रही थी,
इसको डिमोलिश करके इसकी जगह इसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए तो इन्होंने इस प्लानिंग कमीशन को खत्म किया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 के अंदर नीति आयोग आया, पर यहाँ पर भी एक चीज अच्छी सा माइंड में सेट कर लो कि 2015 में नीति आयोग आया, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 2017। जब हमारा 12th प्लान जो 2012 से लेकर 2017 तक चल रहा था वो फिनिश हो गया, देन इट केम इनटू इफेक्ट 2017 में। इस पॉइंट को भी अच्छे से माइंड में सेट कर लेना। नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया 2015 में, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 2017। नेक्स्ट इज नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। क्या रीजन था हमें प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करना पड़ा? फर्स्ट इज जब इंडिपेंडेंस हुई ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को छोड़ के गए। एट दैट टाइम इंडियन इकोनॉमी वाज वेरी बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। बहुत ही बैकवर्ड थी। स्टैग्नेंट का मतलब जिसमें ग्रोथ ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं हो, बहुत रुकी हुई, कोई नेशनल इनकम में कोई भी अपवर्ड ट्रेंड शो नहीं हो रहा था। लो आउटपुट, प्रोडक्टिविटी भी लो थी, जीडीपी भी लो था। उस टाइम पे हम अपनी इकोनॉमी को सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पे छोड़ नहीं सकते थे कि मार्केट में अपने आप डिमांड बढ़ेगी, प्रोड्यूसर फिर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तब सप्लाई बढ़ेगी और नेशनल इनकम बढ़ेगी। हम सिर्फ मार्केट के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पर अपनी इकोनॉमी को नहीं छोड़ सकते थे। उस टाइम पे एक गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट चाहिए था, एक गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक बिग पुश चाहिए था, एक बिग इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इन्वेस्टमेंट के थ्रू अब कैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा नेशनल इनकम में, वो मैं आपको एग्जांपल से, एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है। आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, उस रेस्टोरेंट के लिए आप चाहते हैं कि आपकी डिमांड बढ़े, मैक्सिमम कंज्यूमर्स, कस्टमर्स आपके रेस्टोरेंट में आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप उसके लिए अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करोगे, बहुत अच्छा कुक को अपॉइंट करोगे और उसके अंदर अपने वाइड रेंज ऑफ फूड आइटम्स को इंट्रोड्यूस करोगे। तभी कस्टमर आपके होटल में आएगा और रेस्टोरेंट में आएगा और आपके रेस्टोरेंट की प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, कस्टमर आएगा, आपके पास सरप्लस जनरेट होगा। जब सरप्लस जनरेट होगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, और जब नेशनल इनकम बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा। समझ में आया किस तरह से एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपका नेशनल इनकम बढ़ सकता है? गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट करेगी प्रोडक्शन सेक्टर में तो क्या होगा? आपका आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो ये पूरा चेन है जो घूमता रहता है। इस चेन को अगर आपने समझ लिया तो इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चेन समझना है। यू विल बी थॉरो विद योर सब्जेक्ट। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए था हमें एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू। जो गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें कहां से मिला? इस प्लानिंग के अंदर जब 5 ईयर प्लान के अंदर जब टारगेट सेट किए गए, एक अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी सेट कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट इतना एक्सपेंडिचर इंकर करेगी इस सेक्टर पे ताकि हमारे को उससे मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट सब टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कितने टाइप्स की होती है? आपके 12th के सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप्स की प्लानिंग मेन है, दैट इज डायरेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग की। डायरेक्टिव प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड टू डायरेक्ट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डायरेक्टिव प्लानिंग इसलिए इंट्रोड्यूस की जाती है टू डायरेक्ट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि मार्केट में अपने आप डिमांड बढ़ जाए, और डिमांड जब बढ़ेगी तो मेन जो प्राइवेट सेक्टर का इसमें मेन रोल होता है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें आउटपुट बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा और सप्लाई बढ़ेगी और नेशनल इनकम बढ़ेगी। नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। इस वर्ड पे अच्छे से ध्यान रखना, हम ये कभी नहीं कहेंगे नो पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट का पार्टिसिपेशन होता है बट नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। दैट मीन्स स्टेट जो है इन्वेस्टमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी, सिर्फ कुछ जो प्राइवेट सेक्टर के लिए
डायरेक्शंस ले डाउन करती है कुछ डूज एंड डोंट्स के थ्रू। डायरेक्टिव प्लानिंग जो है मेनली कैपिटल इकोनॉमीज में परस्यू की जाती है। कैपिटल इकोनॉमीज जैसे कि यूएसए है, यूके है, ये सब डेवलप्ड इकोनॉमीज है। इनके अंदर स्टेट का रोल बहुत कम है और प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा है। ये जितनी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती है इनका मेन एम होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल गेन्स, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। वो सोशल वेलफेयर की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हम इकोनॉमी को छोड़ देते हैं, बट गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल आता है। गवर्नमेंट क्या करती है, इस प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स को स्पेसिफाई कर देती है ताकि जो इकोनॉमी का वेलफेयर है उसका भी सैक्रिफाइस ना हो। डूज एंड डोंट्स कैसे, क्वेश्चन माइंड में ये आएगा किस टाइप के डूज एंड डोंट्स। फॉर एग्जाम्पल डूज में हम रख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, आपकी प्रोडक्शन के लिए एक लिमिट लगा दी कि आप इतनी ही प्रोडक्शन करोगे और इस प्रोडक्शन को इस एमआरपी के ऊपर अपना प्राइस नहीं सेल करोगे। यहाँ पर डूज आ गया कि इस एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपने सेट किया हुआ है इसके ऊपर कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज इससे ऊपर प्राइस के ऊपर अपना प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगा। इससे क्या होगा, इंडिविजुअल वेलफेयर बढ़ेगा, सोसाइटी का लॉस कम होगा। डोंट्स के अंदर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि स्टेट ने प्राइवेट सेक्टर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी, आप किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, वेलफेयर का लॉस होगा, अल्टीमेटली सोसाइटी को लॉस होगा। उनको रिस्ट्रिक्शन दी जाती है कि रेजिडेंशियल एरिया से इतने किलोमीटर दूर जाकर आपको अपनी इंडस्ट्री को सेट करना है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी हो गया, बट नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। इसके अंदर इंडिविजुअल गेन्स ही मैक्सिमाइज हो गए और सोसाइटी के वेलफेयर का लॉस भी नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ये वो सिस्टम है इन विच गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेट का डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो मेन इन्वेस्टमेंट कर रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में वो हमारी स्टेट ही कर रही है। इसके अंदर क्या होता है कि अपने इंडिविजुअल गेन्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर बढ़ाने की बात की जाती है कि सोसाइटी में वेलफेयर बढ़ेगा, लोगों को कम से कम रेट पे चीज़ मिल जाए, हमारा खुद का कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। जैसे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी क्या है, मिक्स इकोनॉमी है। सोशलिस्ट के भी फीचर इसमें आते हैं और उसमें कैपिटलिस्ट के भी फीचर आते हैं। सोशलिस्ट में क्या होता है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर का रोल होता है, गवर्नमेंट का रोल होता है। बट मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ से चलते हैं, दोनों का मिलके पूरा कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम को बढ़ाने में। फॉर एग्जांपल हमारी इकोनॉमी में भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी काम कर रही है, साथ साथ बीएसएनएल जो प्राइवेट कंपनी है वो भी काम कर रही है। इट फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। इसका मेन फोकस होता है कि इकोनॉमी के, सोसाइटी के वेलफेयर को बढ़ाना, ना कि अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना और सोसाइटी का लॉस हो। जैसे हमारी इंडियन कंट्री है, हमारी इंडिया है, एक डेवलपिंग है, यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को परस्यू नहीं कर सकते हैं। हमें उन पुअर लोगों के वेलफेयर का भी ध्यान रखना होता है और हमारी स्टेट के पास भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि अकेले ही मैनेज कर ले, इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को साथ लेके चलते हैं ताकि दोनों के कंट्रीब्यूशन से इकोनॉमी का मैक्सिमम वेलफेयर हो सके और नेशनल इनकम भी बढ़े। जब तक आप इन नोट्स को नोट डाउन कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, इन नोट्स को अपने रजिस्टर में नोट्स कीजिए, क्योंकि ये जो नोट्स हैं बहुत ही सफिशिएंट है और मैक्सिमम है आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। पॉज करो, मैं अभी एक मिनट में आपके पास दोबारा आ रही हूँ नेक्स्ट सब टॉपिक के साथ। कमिंग टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमीज बेसिकली 3 तरह की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। सिर्फ कुछ लोग अपने जो
प्राइवेट सेक्टर होता है वो ही एंटरप्राइजेस को रन करता है, ओन करता है, वो ही इन्वेस्टमेंट करता है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। इनका मेन एम होता है टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट। गवर्नमेंट का रोल बहुत ही लिमिटेड होता है। गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है, वो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्शन के अंदर, आउटपुट जनरेशन के अंदर उनका गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस तक ही सीमित होता है। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को इंडिकेट देती है, डायरेक्शन देती है कि आपको अपनी इंडस्ट्री को सिर्फ कमर्शियल एरियाज के अंदर नहीं करना, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर सेटअप नहीं करना, रेजिडेंशियल एरिया से दूर सेट करना है, जस्ट ओनली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। प्रोडक्शन के अंदर इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इसका सबसे बड़ा मेरिट होता है जीडीपी इज एक्सेलरेटेड। ऑब्वियसली जब आपका मेन एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है तो उस केस में आपके सरप्लस ज़्यादा होता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी और नेशनल इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। एंड सबसे बड़ा डिमेरिट होगा इसका, कलेक्टिव इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड। सोसाइटी के इंटरेस्ट को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा जाता। प्रोडक्ट्स का प्राइस मैक्सिमम लेवल पे रखा जाता है जिसे सिर्फ अपर स्ट्रेटा रिच पीपल ही उसको अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ रिच पीपल ही उस प्रोडक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। जो हमारा प्रोडक्शन सेटिस्फाई नीड ऑफ द रिच, जो पुअर पीपल होता है सफर डेप्रिवेशन, उस प्रोडक्शन के प्रोसेस का फायदा हमारे पुअर सेक्शन को नहीं मिल पाता। सफर डेप्रिवेशन का मतलब पॉवर्टी में वो सफर करते हैं। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो कैपिटल इकोनॉमी के फीचर्स है बिल्कुल अपोजिट फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी में। जो मेरिट है वो डीमेरिट बन जाएगा, जो डीमेरिट है वो इसका मेरिट बन जाएगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है। इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर, गवर्नमेंट मिलकर, जो हम गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करते हैं वो गवर्नमेंट ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को रन करती है, खुद ही इन्वेस्टमेंट करती है, खुद ही प्रोडक्शन जनरेट करती है ताकि सोसाइटी का वेलफेयर बढ़े। इनका कोई एम नहीं होता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, सिर्फ वेलफेयर की तरफ इनका ध्यान दिया जाता है ताकि लोगों का वेलफेयर बढ़े। जब लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा तो क्या होगा, इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनका मेन होता है कि सबको साथ लेकर चलना, सिर्फ अपने प्रॉफिट की तरफ ध्यान मत दो। जब हम सबको साथ लेकर चलेंगे, अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ऑब्वियसली उस केस में हमारा जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो बहुत लो होगी। हम दोनों में से सिर्फ एक ही चीज को अचीव कर सकते हैं, या तो अपना प्रॉफिट बढ़ा लो या सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ा लो। तो इस इकोनॉमी का मेन एम होता है सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ाना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लेना, सब लोगों को साथ में लेकर चलना। मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ चलते हैं। कुछ सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं, कुछ एंटरप्राइजेस पब्लिक सेक्टर के पास होती है। दोनों ही ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को और दोनों ही कंट्रीब्यूशन करते हैं इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। प्राइवेट सेक्टर का मेन फोकस होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पे, पब्लिक सेक्टर का फोकस होगा सोशल वेलफेयर पे। इस तरह से हमारे ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, वेलफेयर भी अचीव होता है और प्रॉफिट्स भी अचीव होते हैं, मैक्सिमाइज होता है, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन होता है और जीडीपी भी बढ़ता है। बट ऑब्वियसली जीडीपी में इतना ग्रोथ नहीं होता जितना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, जहाँ पे सिर्फ मेन एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। कि बच्चों के माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर दोनों ही ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं तो व्हाई नॉट स्विच ओवर टू मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम परस्यू क्यों करते हैं? इसका मेन रीजन यही है कि जीडीपी में ग्रोथ हो रही है बट कैपिटलिस्ट से कम, वेलफेयर बढ़ रहा है बट सोशलिस्ट से कम। जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है। बट इसका डीमेरिट ये आता है कि जहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ चलते हैं उस केस में पब्लिक सेक्टर के अंदर एक इनएफिशिएंसी और एक लीकेज यानी इन द फॉर्म ऑफ करप्शन आती है, जिसकी वजह से
उसमें पब्लिक सेक्टर के अंदर इनएफिशिएंसी बढ़ती है, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन करता है। मैं इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल देती हूँ, हमारा प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ टाइम पहले दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो टोटली पब्लिक सेक्टर के अंदर थी। तब उस केस में इस इलेक्ट्रिसिटी में थेफ्ट बहुत होती थी, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होते थे। हमें पता है कि उस टाइम पे लाइट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, लाइट बहुत जाती थी। बट ऐसा क्या हुआ कि लाइट जानी बंद हो गई दिल्ली में। सबको पता हमारे घर में लाइट नहीं जाती है, बहुत ही कम रेयर लाइट जाती है, क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्री को, जो लाइट इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है, इसको हमने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। इस प्राइवेटाइजेशन के बाद जो इनएफिशिएंसी थी, जो करप्शन थी, वो दूर हो गई। तो ये सारे फीचर्स जो है मिक्स इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है यूएस, यूके। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो सबसे पहले चाइना में थी, सोवियत यूनियन में थी, बट इसका जो ड्रॉबैक था, यही वाला ड्रॉबैक कि सोशल सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के अंदर करप्शन और इनएफिशिएंसी आ जाती है। दिस मार्केट स्विच ओवर टू कैपिटलिस्ट। और जीडीपी में जो चाइनीज जैसी इकोनॉमी है, इसको तो मेन हमें पता है कि जीडीपी एक्सेलरेट करना है, और जीडीपी इतनी स्पीड से एक्सेलरेट नहीं हो पाता इस इकोनॉमी में, तो दे स्विच ओवर तो दिस मार्केट कंट्रोल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और मिक्स इकोनॉमी के एग्जांपल इंडिया। एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं आपके सीबीएसई एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में, कि गिव एन एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, गिव एन एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ मिक्स इकोनॉमी। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। नेक्स्ट सब टॉपिक को हम लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।